चलिए, आज बेसिकली जो पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो आगे पढ़ना है हम लोगों को, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कुछ मराठा के बारे में, ठीक है। तो उसमें कुछ जो एक्सपेंशन पॉलिसी आपको पढ़ना है और उस ड्यूरेशन के बारे में पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले 3 गो चीज पढ़ना है। पहले तो पढ़ना है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक। उसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस। और उसके अलावा कुछ उस समय के आए हुए लॉ और कुछ उस समय के आए हुए विधि, ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। पहले तो एक तो मोटा मोटी क्वेश्चन जो आपको पूछेगा स्टेट पीसीएस के अलावा अलग अलग पीसीएस में भी पूछता है और साथ में कभी कभी यूपीएससी भी पूछता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड मोटा मोटी खत्म है। तो इसको किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको समझना है। पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझते हैं, फिर उस समय का कुछ लॉ समझते हैं कि साथ साथ आपका पूरा क्लियर होता चला जाए, ठीक है। बताइए, बोलिए। पहले तो ये बताइए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्या था, किस चीज से रिलेटेड था, किस चीज से रिलेटेड था? कब से कब तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कब से कब तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चला था? तो ध्यान से सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी वाइडली बाय द लॉर्ड डलहौजी। ये बात तो समझ लीजिए, वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी बाय द लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। When he was the governor of India, Governor General of India from 1848 to 1856, 1848 to 1856, क्योंकि इसके बाद पावर चला गया किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास, ठीक है। According to this, any princely estate, ठीक है, कोई भी राजघराना या राज परिवार under the direct or indirect control of East India Company, where the rural did not have a legal male heir, याद रखिएगा, उसका कोई पुरुष या पुत्र उत्तराधिकारी नहीं है, would be annexed by the company। दो बातें समझिए, any princely estate, any princely estate। अब any princely estate मतलब क्या? अंडर द डायरेक्ट, कुछ लोग जो डायरेक्ट हो गए थे उनके साथ, अब कुछ इनडायरेक्ट, जिसको कंपनी खुद से मान लेती थी कि भाई साहब ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, ये हमारे अंदर में है, ठीक है, ये हमारे पावर कंट्रोल में है, ठीक। तो इसलिए हाँ, तो कहता है कि जब कोई प्रिंसली एस्टेट जो कि अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, और अगर इनके पास कोई मेल हायर नहीं होता है, मतलब कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो ये क्या होगा? एनेक्स किया जाएगा, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि इसे ऐसा मान लिया जाएगा कि इनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। एज पर दिस
doctrine, any adopted son of the Indian ruler could not be proclaimed as the legal heir of the kingdom. This challenge the Indian rulers long held authority to appoint at their higher of their choice. ठीक है, अब होता क्या था, इसमें कहा कि अगर आपने किसी को गोद ले रखा है, और यहीं पे झांसी की रानी वाली बात आती है, एनी एडॉप्टेड सन कैन नॉट प्रोक्लेम द लीगल हेयर ऑफ द किंगडम। वो ये चीज चैलेंज नहीं कर सकता था कि भाई साहब हम आपके लीगल उत्तराधिकारी हैं। तो ऐसे में बहुत सारे राजघराने जो है इनसिक्योर फील करने लगे, और उनकी इनसिक्योरिटी फील करने के कारण इस चीज़ों को लेके जब 1857 का रिवॉल्ट अपने यहाँ हुआ, तो 1857 के रिवॉल्ट के समय ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ों को का भी उसमें बहुत बड़ा रोल माना गया। और उन सब चीज़ों में जो है कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोगों का, क्योंकि कॉमन मोटिवेशन नहीं था उसमें 1857 के बारे में, सबका अपना अपना मोटिवेशन था। कुछ सब्सिडरी अलायंस से बचना चाहते थे, कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी से बचना चाहते थे। तो ऐसे में हमारे पास एक चीज़ समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इसमें हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी कब से कब तक, 1848 टू 1856। एनेक्सेशन पॉलिसी था बाय लॉर्ड डलहौजी, कहता है कि कोई प्रिंसली एस्टेट जो अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स है, वो अगर उसका कोई लीगल मेल हायर नहीं है तो उसको हम क्या कर लेंगे, एनेक्स। एडॉप्टेड सन कैन नॉट प्रोक्लेम दैट ही इज द लीगल हायर ऑफ द ब्रिटिशर्स किंगडम। सो इसलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को भी लेके कई राजघरानों में विवाद की स्थिति बनी हुई रहती थी। ठीक है, इसमें कोई परेशानी हो समझने में तो बताइए, इसमें किसी को कोई आपत्ति? चलिए, अब अगर आप इसका 3 पार्ट करके लिखना चाहें आसानी से, तो इसको और 3 पार्ट करके आसानी से लिख सकते हैं। क्या क्या इसका टॉपिक होना चाहिए? कौन कौन सा टॉपिक? पहली बात कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी 1848 टू 1856। गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड डलहौजी। ये पॉलिसी किस लिए बना था? एनेक्सेशन ऑफ किंगडम्स। कैसे किंगडम्स? जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कहता है कि कोई भी जो ब्रिटिशर्स के अंडर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल में होगा, अगर उसका लीगल मेल हायर का मतलब जो उससे संतान उत्पन्न हुई हो, ना कि किसी को अडॉप्टेड। कोई भी अडॉप्टेड नहीं चाहिए। एडॉप्टेड सन कैन नॉट प्रोक्लेम एज अ लीगल हायर ऑफ द किंगडम। ठीक, देन अगर इनका कोई लीगल मेल हायर नहीं है, एनेक्स बाय द ब्रिटिश। समझ में आ गई बात? अब इस फैक्ट के जरिए आप अगर एक आंसर तैयार करना चाहें तो इस फैक्ट के जरिए आप अपना आंसर आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारे पास एक और फैक्ट बचता है, दूसरे का नाम होता है सबऑर्डिनेट और सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, तो इसमें अगर कोई परेशानी नहीं है तो हम लोग चलते हैं सब्सिडियरी अलायंस के पीछे। पहले उसको ध्यान से समझते हैं, ध्यान से सुनिए, और उसके बाद हम उस पर आगे की चर्चा करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली के ड्यूरेशन में सब्सिडियरी अलायंस जो है वो एक्सटेंशन ऑफ द रिंग फेंस का मतलब होता है घेरे की नीति, कि हम कहीं से भी आपको घेर सकते हैं। which sought to reduce a state to a position of dependence on British India. According to this system, every ruler in India had to accept
to pay a subsidy to the British for the maintenance of British Army। चाहे आप कोई भी कहीं के भी राजा हो, आपको ब्रिटिश को पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देना पड़ेगा ब्रिटिश को? ताकि ब्रिटिश अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सके, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। In return, British would protect them from their enemies, which gave British enormous expansion। उसने कहा कि भाई साहब आप हमारे सैनिक के लिए पैसा दीजिए, हम आपको जो है प्रोटेक्शन देंगे अलग अलग जो बाहर के इनेमीज हैं उससे। फ्रेंच यूज टू प्रोवाइड द ट्रूप्स फॉर द रेंट पर्पस टू द नेटिव इंडियन स्टेट्स एंड डुप्लेक्स वाज द फर्स्ट हु लेंड यूरोपियन ट्रूप्स to the Indian state. Later it was adopted by the large scale by the Lord Wellesley, who started it to make sure that no state in India। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इसके कुछ फीचर को समझिए पहले। की फीचर्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। अच्छा, कभी सब्स्टिट्यूट अलायंस बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबऑर्डिनेट अलायंस तो ठीक है। की फीचर्स ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस। द अलायंस ऑफ इंडियन स्टेट्स रूलर, ध्यान से लिखिए, लिख लीजिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा। द अलायंस ऑफ इंडियन स्टेट्स रूलर ठीक है, वेयर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट गैरिसन, of British Army within their territories, and to pay the subsidy for its maintenance। क्लियर? इसमें क्या करना होता था कि उसको मैंडेटरी कर दिया कि आपको भाई साहब एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको हमेशा सब्सिडी देनी पड़ेगी ताकि हम अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। बदले में हम आपको एक प्रोटेक्शन देंगे कि ताकि आप जो है बगल के लोगों से या बगल के दुश्मनों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन इसके पीछे लॉजिक कुछ और था। इसके पीछे लॉजिक ये था कि देखिए, आपको हम जबरदस्ती कुछ दे भी रहे हैं और आपको उस चीज को एक्सेप्ट भी करना है, और एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन रिफ्यूजल के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं। अगर आप रिफ्यूज कर देते हैं तो हम आप पे हमला करेंगे, आप हमसे जीतेंगे तो ठीक, नहीं जीतेंगे तो हम पूरा का पूरा आपसे ले लेंगे। दूसरी चीज ये कही गई कि अगर आप फेल हो जाते हैं पे करने में, तो अगर आप फेल हो जाते हैं पे करने में अगर सब्सिडी, तो भाई साहब आपके राज्य का कुछ हिस्सा या आप जहां रूल करते होंगे उसके पास का कुछ हिस्सा हम कब्जा कर लेंगे, एनेक्स कर लेंगे। ठीक है, तो पहली बात में क्या लिखा आपने कि द अलाइज ऑफ इंडियन स्टेट्स रूलर वेयर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट गैरिसन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी विद इन देयर टेरिटरीज एंड टू पे द सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि एन इंडियन रूलर जो that entering in subsidiary alliance
that entering in subsidiary alliance with the British had to dissolve his own armed forces. ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग डिप्लोमेसी। ठीक है, अब देखिए इसमें कूटनीति क्या डाली गई, कही गई कि एन इंडियन रूलर दैट एंटरिंग इनटू सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश, जो भी इंडियन रूलर अगर सब्सिडियरी अलायंस में ब्रिटिश के साथ जाता है, ठीक है, तो उसको अपने सैनिकों को डिसॉल्व ब्रिटिश के साथ करना पड़ेगा। क्लियर? अब होगा क्या? होगा इसमें ये कि हमारी जो सेना है अगर हम ब्रिटिश के साथ डिसॉल्व कर देंगे तब तो वो ब्रिटिश आर्मी हो जाएगी। अच्छा, अब हमको कहीं जाना पड़े अगर किसी दूसरे राज्य पे हमला करने, या हमको दूसरे राज्य के साथ शत्रुता है लेकिन ब्रिटिशर्स की उसके साथ मित्रता है, तो जब हम उस पर अटैक करने जाएंगे तो हमारी जो आर्मी है क्या वो हमारा सपोर्ट करेगी? सिंपल सी बात है कि अगर हम अपनी आर्मी को डिसॉल्व कर देते हैं, अगर समझिए, कॉमन सी बात समझिए कि अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा चले जाते हैं अलायंस में, जबकि उनकी अपनी खुद की पार्टी थी और उन्होंने अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर लिया हो, किस चीज में? जेडीयू में। जब जेडीयू में डिसॉल्व कर लिया हो तो वो क्या अपनी पार्टी की तरफ से बोलेंगे कि जेडीयू की तरफ से बोलेंगे? मैटर इज दैट, कहां से बोलेंगे वो? जेडीयू की तरफ से बोलेंगे। ठीक वही कुछ हुआ, जब आप अपनी आर्मी को ब्रिटिशर्स के साथ डिसॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ा मैटर आपके पास यही आएगा कि भाई साहब अब क्या, जब हमको कहीं हमला करना होगा तो ब्रिटिशर्स परमिशन नहीं देगा, है ना, और ऐसे में हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो दोनों तरफ से ब्रिटिशर्स का फायदा है, इधर से हमारा राज्य भी चला जाएगा, उधर से उसके साथ उसकी दोस्ती भी बनी रहेगी। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब इसका तीसरा पॉइंट लिखिए। अब इन सब के अलावा अब इसमें आप देखिएगा कि एक भी इंडियन रूलर की बात को नहीं रखा जाएगा, जो ब्रिटिश थोपेगी वो आपको थोपवाना पड़ेगा। ही हैड ऑल्सो टू पे, ही हैड ऑल्सो टू पे क्या? फॉर द ब्रिटिश आर्मी मेंटेनेंस। अब देखिए, कहता है कि भाई साहब आप अपना तो आर्मी हमारे साथ डिसॉल्व कर लीजिए। अच्छा, अब आर्मी डिसॉल्व कर लिए तो भाई साहब आपको उसके मेंटेनेंस के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। दीजिए मेंटेनेंस के लिए पैसा, आप चाहे जहां से दीजिए, उससे हमारे काम अपने को क्या है ना, कि आप जो है दीजिए पैसा, जहां से भी देना हो दे सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाई साहब पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी के मेंटेनेंस में खर्चा होता है, तब ना हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। दरअसल प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता था, वो अपने पूरे इंडिया को एनेक्स करने का वो एक चाल चल रहा था। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कहता है कि इन रिटर्न ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट अगेंस्ट द फॉरेन अटैक और इंटरनल रिवोल्ट। अब इसके बदले में क्या करेगा ब्रिटिश आर्मी? प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को। ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है किस चीज से? फॉरेन अटैक्स। फॉरेन अटैक्स, और दूसरा इंटरनल, दूसरा क्या है? इंटरनल रिवोल्ट। अब आप समझिए कि जब हमारी आर्मी ब्रिटिशर्स के साथ चली जाएगी तो रिवोल्ट कौन करेगा? जब हमारी आर्मी
ब्रिटिशर्स के साथ चली जाएगी तो इंटरनल रिवॉल्ट का कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी चीज ये कहता है कि हम आपको फॉरेन अटैक से बचाएंगे, मतलब कि वो हमारे फॉरेन मैटर में भी इन्वॉल्व होना चाह रहा था। कई ऐसे राज्य थे जिनका विदेशों के साथ अच्छे संबंध होते थे, ठीक है, और विदेशों के साथ जब अच्छे संबंध होते थे तो उसको तोड़ने के लिए जब इसने ब्रिटिश सब्सिडरी अलायंस उसमें बहुत बड़ा अपना एक रोल प्ले किया था, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस उसमें अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। द ब्रिटिशर्स प्रॉमिस्ड दैट नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट बट वाज रियरली केप्ट। कहा कि भाई साहब हम आपके इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था नहीं, ठीक है, ये उसके बस की बात नहीं थी, वो बिल्कुल ही करेगा हस्तक्षेप, क्योंकि उसकी पॉलिसी जो थी वो हस्तक्षेप करने के लिए ही बनी हुई थी, दूसरी कोई कारण उसका पीछे लॉजिक नहीं था। द इंडियन स्टेट कुड नॉट इंटर इनटू एनी अलायंस विथ और एनी फॉरेन पावर। समझ में आई बात? क्या कह रहा है कि कोई भी इंडियन स्टेट कभी भी जो विदेशी कोई ताकत हो, ठीक है, उसके साथ अपना गठबंधन नहीं करेगा। हो गया, बात खत्म। अब आप कमजोर पड़े ही हुए हैं, किसी से सपोर्ट मांग नहीं सकते हैं, तो क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे कि आप जाएंगे, तय बात है, आज जाइए तब, कल जाइए तब, लेकिन आपका जाना तय है, आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। उसके बाद कहता है कि he could not employ any other foreign nationals other than the Englishman in his service। अपने यहाँ के लोगों को रखिए, लेकिन इंग्लिश आदमी को छोड़ के बाकी किसी विदेशी को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखेंगे आप। एंड इफ he were employing any on the signing of the alliance he had to terminate them from his service and the idea was to curb the influence of the French। अब वो देख रहा था कि भाई साहब फ्रेंच का शक्ति बढ़ता जा रहा है, तो जिसको ब्रिटिशर्स से नहीं पटेगा वो फ्रेंच को रखेगा ना अपने एम्प्लॉयमेंट पे, क्यों रखेगा ब्रिटिशर्स को। इसलिए ब्रिटिशर्स कहा कि नहीं, आपको जिसको आपने रख लिया उसको हटाइए, या जिसको आपने रखा है उसको जो है उसको तो हटाना ही, आप किसी दूसरे को भी नहीं रख सकते, ठीक। द इंडियन स्टेट कुड नॉट एंटर इनटू एनी पॉलिटिकल कनेक्शन विथ अनदर इंडियन स्टेट विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। आप क्या नहीं कर सकते हैं उसके बाद? कुछ फैक्ट लिखा जाए। कहता है कि आप पॉलिटिकल अलायंस नहीं कर सकते हैं किसके साथ? अदर इंडियन स्टेट्स के साथ। अगर करना हो तो किसके अप्रूवल से? विथ द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश। आप ब्रिटिश के अप्रूवल से कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉरेन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फॉरेन पावर के साथ भी आप कोई भी अलायंस नहीं कर सकते। अच्छा, फॉरेन पावर के किसी आदमी को आप एम्प्लॉय नहीं रख सकते हैं। बेसिकली ये किसको रोकने के लिए हो रहा था? फ्रेंच का, क्योंकि ये जानते थे कि फ्रेंच थोड़े हमसे ताकतवर फिलहाल तो है भाई साहब। अच्छा, इन सब चीजों के बाद द इंडियन रूलर्स thus lost all powers in respect of foreign affairs and the military. He virtually lost all his independence and became a British protectorate. A British resident was also stationed in the Indian court. अब मैटर क्या है कि इस पे ब्रिटिश की पॉलिसी का एक्सपेंशन कैसे हुआ, ये तो चीज़ हम समझ ही रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा और ढंग से समझते हैं। क्या समझते हैं? सो देखिए, इतना कुछ तो रूल लगा दिया, अब इसका फायदा उसको क्या हुआ, सो देखिए, फीचर समझ गया। अब बता कि इससे उसको फायदा कैसे हुआ। impact of the policy, impact of the
पॉलिसी एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन। एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन क्या है? इसमें कहता है कि इफ अ रूलर फेल्ड टू पे, अगर कोई रूलर पे करने से चूक जाता है तो पोर्शन ऑफ हिज टेरिटरी would be taken away and ceded to the British in the name of maintaining of troops। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या लेगा उससे? क्या लेगा? पोर्शन ऑफ हिज टेरिटरी, और इससे वो क्या करेगा? मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी। क्यों करेगा? क्योंकि आपने भाई साहब हमारे साथ अलायंस किया है, आपने हमको सैनिक बोला कि हम आपको देंगे, आपके नाम पर हमने इतने सैनिक बना लिए, तो भाई साहब हम सैनिक बना लिए तो फिर हम उसको मेंटेनेंस कहाँ से देंगे? मेंटेनेंस तो आप ही के यहाँ से देंगे ना। तो आप तो पैसा देने की स्थिति में है नहीं, तो बदले में आप अपना कुछ दे दीजिए टेरिटरी में से फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, अगर आपको इस बात का मौका मिले कि आपको किसी की जमीन हड़पनी है, जमीन पूरा पड़ा हुआ है। जमीन दो टाइप का है, एक जमीन जो शहरी क्षेत्र का जमीन है जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, और एक जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमि है जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर आपको कब्जा करना है। कहाँ कब्जा करेंगे? शहर वाला। तो जो बढ़िया जमीन होता था उस पर कब्जा। अब इससे क्या होगा कि आपका जो आय का स्रोत है, द सोर्स ऑफ योर इनकम, एंड आपके पास जो एसेट है वो एक एसेट है ना, उस एसेट में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो एसेट है वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो अगर आपके हाथ से आपका एसेट चला जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से आप मान के चलिए कि आपका राज्य भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो भी कहीं ना कहीं आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे समझिए। कहता है कि दिस वाज द आउटकम इन मोस्ट केसेस इफ द रूलर फेल टू एरियर एंड अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी वाज टेकन। द सब्सिडियरी सिस्टम वाज द ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक्स इन द अंपायर बिल्डिंग। इट डिसआर्म्ड द इंडियन स्टेट्स एंड थ्रू ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट ओवर देम। ठीक है, अब क्या कर दिया, इसका फायदा क्या हुआ इनको और समझिए। दूसरा, एक तो ये फायदा हो गया कि इनका कब्जा चला गया, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, अब आप कल इस बात को सर्च कर रखिएगा कि ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक्स क्या था। ये आप कल इस चीज को देख के रखेंगे, ठीक है। बात क्या था कि एक तो आपकी आर्मी को वो ब्रिटिश आर्मी में मिला लिया, पहली बात। तो आप भाई साहब डिसआर्म्ड हो गए। क्या हो गए? डिसआर्म्ड। आपके पास बहुत सारा हथियार भी था, वो सब हथियार लेके सेना सैनिक चला गया। ना तो आपके पास हथियार बचे, ना हथियार चलाने वाले लोग, और कुछ हथियार अगर आपके पास बच भी गए हैं तो भाई साहब चलाएगा कौन? आप अकेले थोड़ी चलाएंगे। और इसने ब्रिटिश आर्मी को एक्सपैंड होने का एक बहुत बड़ा मौका दिया। द गवर्नर जनरल हैड proxy in every state that accepted the subsidiary alliance, and thus it deprived the Indian princes of forming any confederacy against British। तो उसने कहा था, पहले भी आपको बताया, इसमें कहा गया था कि भाई साहब आप किसी भी दूसरे राज्य के साथ कोई भी अलायंस नहीं करेंगे, पहली बात। तो इससे क्या फायदा ब्रिटिश को होगा कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो हमारा पावर एक्सपेंड नहीं होगा। हम किसी से बात करेंगे तब तो उसके यहाँ के आर्मी को, हम अपने यहाँ के कुछ लोगों को आर्मी में डालेंगे ना, हम अकेले तो कर नहीं सकते। और सबकी आर्मी लेने के पास बाद ब्रिटिशर्स जो है वो मोस्ट पावरफुल हो गया। अब उससे लड़ेगा कौन अकेले? आपके पास जो पूरी शक्ति है तो आपसे कौन लड़ेगा? कोई लड़ना चाह नहीं रहा था।
According to the Wellesley himself, by the establishment of our subsidiary forces at Hyderabad and Pune, an efficient army of 22,000 men are stationed within the territory or on the frontier in the foreign states and is paid by the foreign subsidies. That army is constantly maintained in a state of perfect equipment and is prepared for active service in the direction at the shortest notice without any considerable increase to the permanent military expenses of the government of India. The stationing of the company troops in the capitals of the Indian princes gave the English the control of the strategic and key position in India without arousing and jealousy of the other European nations. इसने इतने शातिर ढंग से इस काम को किया कि किसी दूसरे मतलब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को इस बात की भनक नहीं लगने दी या इस बात से उसको फर्क भी नहीं पड़ा कि भाई साहब कर रहा है तो एक पॉलिसी उस पॉलिसी के तहत कर रहा है, तो उसमें अलग यूरोपियन कंट्री को इससे कंपटीशन नज़र नहीं आया। नहीं, अगर इससे ज़्यादा कंपटीशन नज़र आता, उसको इसका बेनिफिट नज़र आता, तो वो कंट्री यहाँ पे आकर, अब आप देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लगभग 1800 के आसपास की, ठीक है। ब्रिटिशर्स कब आया ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 में अपने यहाँ। अब 1600 में जब वो आया तो हमारे यहाँ वो कब्जा करने के लिए 200 साल रहा था, ठीक है। और 200 साल इंतजार करने के बाद उसने हमारे यहाँ की बारीकियों को सीखा, हमारे यहाँ के लिटरेचर को समझा, हमारे यहाँ के एग्रीकल्चरल पोजीशन को समझा, मैपिंग करने के बाद हमारे देश के जो जियोग्राफिकल स्ट्रेटजी है उसको समझा, हमारे यहाँ के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को समझा, हमारे यहाँ के कास्टिज्म को समझा, हमारे यहाँ के रूलर के पावर को समझा, हमारे यहाँ के रूलर के एडमिनिस्ट्रेशन को समझा। इतनी चीज़ों को उसने बारीकियों से 200 साल तक देखा, और देखा ही नहीं, उसका रिकॉर्ड भी तैयार करके रखा था। याद होगा क्लास 8 वाला अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें कहता था ना कि हाउ डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दिस वे द डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि उसने उस चीज़ों को लिख रखा था। 200 साल थोड़ी जिंदा रहता, मरता तो वैसे ही टोपी वाला से, लेकिन मैटर क्या था कि उसने लिख के रखा था कि हम इस तरीके से इस पॉलिसी पे काम करते हैं, ये स्ट्रेटजी है हमारी, तो अगले आने वाले जो उसके जनरेशन्स होते थे उस जनरेशन्स को उस चीज़ों को फॉलो करने में ज़्यादा आसानी मिलती थी और वो कहीं उससे अधिक अच्छे ढंग का सोच पाते थे अपने लिए, ना कि इंडिया के लिए। द सब्सिडी सिस्टम हेल्प द कंपनी टू इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट एनी पॉसिबल फ्रेंच मूव इन द इंडिया। ये जो सिस्टम था वो किसी भी स्थिति में फ्रेंच को भारत में आने से सक्षम होने लगा था। द कंपनी रिक्वायर्ड द सब्सिडरी अलाई टू डिसमिस ऑल फ्रेंचमैन फ्रॉम हिज सर्विस। अगर कोई फ्रेंचमैन को रखे हुए सर्विस में तो उसको भी हटाना था, चूंकि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस में और आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी। द ब्रिटिश रेसिडेंट वाइडली कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। वो क्या करते थे, जो उसके रेजिडेंट थे वो हमारे यहाँ के स्टेट्स में, स्टेट्स के जो अफेयर्स होते थे, मामले होते थे, उस मामले में वो बिल्कुल इन्वॉल्व होते थे, जबकि उन्होंने पहले कह रखा था कि हम आपके किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन वो हो रहा है, वो कह रहा है, आपके फॉरेन रिलेशन को तोड़ रहा है, आपके फॉरेन इन्वेजन को तोड़ रहा है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको वीक कर दिया, आपका जो मिलिट्री सिस्टम है उसको वीक कर दिया, आपका रेवेन्यू सिस्टम को वीक कर रहा है। किसी स्थिति में वो आपके लिए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास रियासतें बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो सोल चलती थी, मतलब अपने यहाँ से छोटे छोटे रियासत बहुत अधिक थे। ब्रिटिश देखा कि इसको तोड़ना है तो हमको छोटे छोटे स्थिति में ही तोड़ना होगा, इसको बड़े स्थिति में तोड़ेंगे तो अगर, क्योंकि सब एक नहीं हो सकता था, ठीक है। एक सेकेंड, तो सब एक नहीं हो सकते थे। सब एक नहीं होने के पीछे का मतलब यह है कहने का कि सारे राज्य के अपने अपने प्रभाव हैं। मान लीजिए कि आपको हमारे सपोर्ट की जरूरत है किसी तीसरे से लड़ने के खिलाफ,
ठीक है। और तीसरे को इस बात की भनक है कि भाई साहब हम अगर आपके साथ आके लड़ते हैं तो तीसरे की स्थिति खराब हो जाएगी। वो क्या करेगा, आपके पास न जाके मेरे पास आएगा। मेरे पास आने के बाद वो कहेगा कि हम आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, हमको आपसे कोई तकलीफें नहीं है सर, आप जो है सो है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप जो है सो है, हम आपसे क्यों लड़ेंगे, आपसे लड़ने का क्षमता है मेरा, हम लड़ पाएंगे आपसे, कैसे लड़ पाएंगे जी, आप इतने ताकतवर आदमी हैं। इतना चढ़ा बढ़ा देगा कि अगला आदमी आपसे सपोर्ट मांगने का, ना ना बढ़िया लई क्या है, तो उससे क्या लड़ना है ना। कुछ स्कूल में देखिएगा, स्कूल में जो बच्चा होता है, जो सबसे बदमाश बच्चा होता है ना, जब टीचर घुसता है क्लास में तो घुसने के साथ साथ पहले टीचर से प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर, पैर छू के गिर जाएगा, साष्टांग हो जाएगा। और उसका नतीजा क्या होता है कि इस टीचर के दिमाग में बन जाता है, अरे ये तो महासंस्कारी लड़का है। टीचर को देखेगा सड़क पे तो ऐसे चलने लगेगा ताकि टीचर को लगे, लेकिन उसको पता है कि पीछे में वो सबसे ज्यादा गाली वही देता है, लेकिन उस जगह उसका इमेज बढ़ता है ना। नेता को देखते हैं, पीछे में पूरे पब्लिक को गली आएगा, जब सामने देखो प्रणाम, अरे आप ही तो हैं, जी जी नमस्कार, बस यही बात है। ये होता है नेता के लिए, कोई चापाकल गड़वा देना आपके दरवाजे पे कोई बहुत बड़ा मैटर थोड़ी होता है, लेकिन उसको उसके जो अगेंस्ट का पार्टी है उससे प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा मदद करता है वो चापाकल आपके दरवाजे पे लगवाना, आपके दरवाजे पे सोलर लाइट लगवाना। अगर वो जान गया कि आप अगेंस्ट पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं तो वो आपके साथ दुश्मनी नहीं दोस्ती करेगा, आपके सेवा दो चार बार कर देगा, पलट जाइएगा, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का एक ही नाम है भाई साहब, लालच नहीं है तो भाई साहब कुछ नहीं है, बिना लालच के कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द कंपनी अक्वायर्ड टेरिटरीज इन फुल सोवरेनिटी फ्रॉम इंडियन स्टेट्स एंड एक्सपेंडेड देयर डोमिनियंस इन इंडिया। धीरे धीरे कंपनी जो छोटे छोटे स्टेट थे वो तो ऐसे ही कब्जे में आ गए, कुछ बड़े आए तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद वो भी लाइन पे आ गए। सो वी कैन से दैट one hand subsidiary alliance helped the company to reduce the threat of Napoleon and French, Napoleon और French जो कह लीजिए, and other hand company would maintain a large army on the expenses of Indian state। ठीक, क्या किया, एक तरीके से कंपनी से किसको प्रोटेक्शन, कंपनी को किससे प्रोटेक्शन मिल गया, फ्रेंच से। उस समय कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट, तो वो उस समय काफी पावरफुल था, वो चाहता तो देख लेता, लेकिन उसने क्या किया कि बड़े तरीके के ढंग से फ्रेंच को रोक दिया। और दूसरा क्या कर दिया कि एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली, लेकिन आर्मी का पैसा किससे लेता था, इंडियन स्टेट से। आर्मी काम किसके लिए करती थी, ब्रिटिशर्स के लिए, है ना। तो ये मैटर है। एंड द नेटिव स्टेट्स that virtually ceased to exist from the moment they became subsidiary alliance to the two or protected by the company. The conditions under which they are allowed to retain their apparent independence were at the same time the conditions of the permanent decay and of an utter inability of improvement. That is the clear concept of subsidiary alliance. अगर आपको सब्सिडी अलायंस में क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है तो और बता सकते हैं, नहीं परेशानी है तो हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, बोलिए। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल आपने समझा, एक सब्सिडी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आज भी एक्सप्लॉयटेशन जारी है, ना तो ब्रिटिशर्स के हाथों, हमारी आदत पड़ चुकी है गुलामी की, ठीक है, हम गुलाम थे, गुलाम है और शायद गुलाम ही मरेंगे, किसी न किसी अवस्था में हम किसी न किसी के गुलाम होते ही हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मानसिक गुलाम हो, शारीरिक गुलाम हो, आर्थिक गुलाम हो, लेकिन आप गुलाम हैं ना। तो आपके भीतर देखिए, गुलाम ऐसा नहीं कि आप रह सकते हैं हमेशा, आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं उस चीज़ से, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैटर क्या है कि आप उस चीज, वो फीलिंग ही तोड़ना सबसे बड़ी बात है। अगर आपको कुएं में जाने से डर लगता है, एक बार कूद के देखिए, डर वहीं खत्म हो जाएगा आपका।
लेकिन कूदना पड़ेगा, नहीं कूदेंगे तो फिर डर ही नहीं खत्म होगा। आपको साइकिल चलाने से डर लगता है, जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक गिरवे करेंगे, डर तो लगेगा ही। तो ऐसे में आपको, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पहले साइकिल चलाइए तो सही। गिरना नहीं गिरना बात की बात है, गिरेंगे तो पता तो चलेगा कि कितना चोट लगेगा, उसके बाद आप उससे ज़्यादा पावर के साथ साइकिल चलाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ कर्नाटिक वार जब हो गया था ब्रिटिशर्स के साथ, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंटली इन द बंगाल बैटल्स बिगन द प्रोसेस ऑफ देयर कंक्वेस्ट इन इंडिया, एंड द बाय 1765 द ब्रिटिश हैड नॉट बिकम द वर्चू रूलर्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बट ऑल्सो बिगन द डिक्टेट टर्म्स of the Nawab of both Karnataka and Awadh. This was the gradual process by the end of which all parts of India become under the British control. And the British conquest in India happens in three stages. First stage belongs, or first stage is between 1757 to 1813 in respect to the mercantile phase. तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इंडिया में कितने फेज में हुआ था? 3 फेज में। ब्रिटिश भारत में कितने फेज में आया? 3 फेज में। जो फर्स्ट फेज इसका था, वो था 1757 से 1813। ये जो फेज था इसका व्यापारिक फेज था, है ना? इसका कौन सा फेज था? व्यापारिक फेज था। कहिए। I have already suggested that you have to consult with an expert doctor, not to the ECHS. तो फिर मेरे से सजेशन मांगने की क्या जरूरत है? सुनिए पहले बात, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस बात को समझिए। The mercantilist phase was marked by the direct plunder and the East India Company's monopoly trade functioning through the investment of surplus revenue in the purchase of Indian finished good for the export to the England and Europe. During the mercantile phase, the aim of all activity was to accumulate wealth. ये जो फेज था 1757 से 1813 का जो फेज था, वो सिर्फ और सिर्फ एम क्या था? यहां से हमारा एम था ट्रेड, हमारा नहीं, उनके अंदर ट्रेड। यहां से क्या करते थे? चीप क्वांटिटी में, या सॉरी चीप प्राइस में माल उठाते थे और यूरोप में भेजते थे उसको, ठीक है? इस पेज में उनका सिर्फ और सिर्फ क्या था? किस चीज का? एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। ध्यान रखिए, ये किसी भी लड़ाई में आपके लिए सबसे बड़ा वेपन होता है। अगर आपके पास बहुत ताकत है, पैसा नहीं है, हार जाइएगा। अगर आपके पास बहुत पावर है, बहुत आप पहचान वाले लोग हैं, पैसा नहीं है, हार जाइएगा, सीधी बात। इन ऑर्डर टू परस्यू एट द फेवरेबल ट्रेड, द ब्रिटिश कंपनी स्टार्टेड एग्रेसिव पॉलिसीज इन इंडिया। द गवर्नमेंट पास्ड द रेगुलेटिंग एंड पिट्स इंडिया एक्ट टू गेन मोर एंड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। The company officials transferred their fortunes acquired to the India to England. The financial bleeding of the India started with the British gaining hegemony over the Indian territories. New revenue settlements were imposed upon the agrarian structure. जो खेती बाड़ी वाले जो लोग होते थे, किसान वाले, तो उनके ऊपर एक सेटलमेंट का, रेवेन्यू सेटलमेंट का एक अलग व्यवस्था उनके ऊपर थोपा जाने लगा। They fought several wars, crushed many princely states and brought them under the colonial authorities. Soon the mercantile phase came to end and now the trade phase. ठीक है? अब ट्रेड फेज में इसको चेंज कर दिया। व्यापारिक
स्थिति को बदलने के बाद आया था व्यापारिक। अब इसके बाद 1813 से 1860 फेज 2 ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन, phase 2 of British expansion. By the dawn of 19th century, the British came into industrial power, as we know that. Following industrial revolution in England, it was the need of raw material to feed its industry. अगर यूरोप में नए नए मशीनों का आविष्कार हो रहा था तो उसको भाई जरूरत थी रॉ मटेरियल्स की। द एमर्जिंग कैपिटलिस्ट क्लास फाउंड the British company a stumbling block of its market. During this period, India was converted rapidly into a market for British. इस पीरियड में इंडिया किस चीज में चेंज हो गया? मार्केट फॉर ब्रिटिश। आप यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, चीप मार्केट ऑफ, चीप सस्ता मार्केट मिल गया ब्रिटिशर्स को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस समय तक इस बात की व्यवस्था नहीं थी कि हमारे बहुत लंबे समय तक मतलब हमारे यूरोप के साथ संबंध हो या कहीं और, बहुत गिने चुने लोगों का यूरोप के साथ संबंध होता था। द कंपनी मोनोपोली इन इंडिया वाज बिटरली अटैक्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, दस द नीड फॉर रॉ मटेरियल एंड अटैक्स मार्केट्स फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरल गुड्स रिजल्टेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडिया। अब जब इस तरीके की बात हुई तो ब्रिटिशर्स की तरफ से एक पॉलिसी लगा दी गई, फ्री ट्रेड। आज भी अलग अलग देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड पॉलिसी लगता है, हम उसके साथ, वो हमारे यहाँ आके मुक्त व्यापार कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। एंड द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पॉलिसी वाज दैट इट वाज वन वे ट्रैफिक wherein British goods entered in India virtually free, while the Indian products entering Britain faced high tariffs. अब क्या होता था कि रूल क्या बना कि जो ब्रिटेन से बना हुआ प्रोडक्ट है वो इंडिया में भाई साहब फ्रीली आएगा और जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो इंडिया में फ्रीली आएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया से बना हुआ जो प्रोडक्ट है, इंडिया का जो रॉ मटेरियल है, ठीक, वो अगर इंग्लैंड जाएगा तो उस पर हाई टैक्स ड्यूटी लगेगा। हाई टैक्स ड्यूटी लगेगा। अब क्या समझते हैं आप इससे, क्या आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज दैट क्या था ये, क्या लगता है? इंडिया से सामान इंग्लैंड कौन भेजता था? ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसको पता था कि इंग्लैंड में रॉ मटेरियल की बहुत ही आवश्यकता है, तो बिजनेसमैन भी कौन थे इंडिया में? ब्रिटिशर्स। बेच भी किसको रहे थे? ब्रिटिशर्स को। और वहां जो बेचते थे तो उससे क्या लेते थे कि हम सामान आपको भेजेंगे तो भाई साहब उस पर हाई ड्यूटी लगेगा, ठीक है। लेकिन आप जो वहां से बना के फाइनल गुड्स भेजेंगे उसको इंडिया में फ्री ट्रेड के थ्रू देखा जाएगा, उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। दोनों स्थिति में ही ब्रिटिशर्स का ही फायदा था। समझ में आई बात? The protective policy towards the British trade was thoroughly guarded, leaving India made products to face stiff competition, and the revenue and expenditure policy of Britishers were also exploitive in the nature. Huge expenditure like expenditure on army, expenditure on pensions, expenditure of salaries, expenditures on Englishmen, whatever the expenditure is that incurred by the British imperial power had to be borne by the Indians by the paying high doses of taxes. हमारे यहाँ से पैसा लेता था, हमारे यहाँ के लोगों को पेंशन देता था, हमारे यहाँ के लोगों के पैसे से अपनी आर्मी चलाता था, अपने लोगों को सैलरी देता था, सारी चीजें हमारे यहाँ के पैसे से करता था, ठीक है। तब इसके बाद शुरुआत जब हुई हमारे यहाँ ब्रिटिश इंडिया के एक्सपेंशन में फेज थर्ड की। अब फेज थर्ड से अगर आप देखेंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। ऐसे में आपको क्या है ना कि 2-3 कॉन्सेप्ट अलग अलग जब आप बना लेंगे तो आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप जब आंसर लिखेंगे ना तो एक ढंग का आंसर लिखाएगा, ठीक है।
फेज 3 कब से कब तक? 1860 के बाद। ड्यूरिंग दिस फेज फाइनेंस इंपीरियलिज्म बिगेन। इस फेज में क्या क्या शुरू हुआ? फाइनेंस प्लस imperialism entrance itself through the managing agency firms, export imports firms, exchange banks and some export of capital. Britain of course kept India as her most important colony where British capital could hope to maintain a haven. For its survival, Britain decided to make मैसिव इन्वेस्टमेंट इन वेरियस फील्ड्स। अब इस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट भी करेंगे तो हमारा लॉस नहीं है, उल्टे हमारा फायदा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को हम ऑलरेडी कमजोर कर चुके हैं। अब हम यहाँ से रॉ मटेरियल आसानी से उठाएंगे और उठा के दूसरी जगह लेके जाएंगे। इसके लिए हमको जरूरी है थोड़े इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। किस किस चीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे? रेल, रोड, ठीक है, पोस्टल सिस्टम। आपको ध्यान में होगा, आप जितनी चीजों को लिख रहे हैं आपको याद होना चाहिए, आप समझ सकते हैं कि कहां कहां और क्या क्या उसका पॉलिसी हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये क्या कहता है? इरिगेशन, सिंचाई पर भी पैसा खर्चा करता था, ठीक। उसके बाद यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम, यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम एंड अ लिमिटेड फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, एंड अ लिमिटेड फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑल्सो इन इंडिया बाय प्लंडरिंग इंडियन कैपिटल। ये सब होगा इंडिया के पैसे से होगा, इंडिया में होगा, बट होगा ब्रिटिशर्स के लिए। रेलवे के क्लास में चढ़ने नहीं देता था, ठीक है, कॉलेजों में सबको पढ़ने नहीं देता था। पढ़ने के समय कहता था कि आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़िए। लेकिन कुछ चीज कहा जाता है कि आपके ताबूत में आखिरी कील जो ठोका जाता है ना, वो आप ही का होता है। भाई साहब, कैसे आप ही का होता है, सो समझिए। वो होता इसे है कि आपने हमको इंग्लिश सिखाया, हमने इंग्लिश सीखा, और उस इंग्लिश को सीखने के बाद हमने दुनिया के अलग अलग भागों से अपना रिश्ता जोड़ा। हमने देखा कि दुनिया के अलग अलग देश अपने गुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़ने में किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार करते हैं। हमने ये भी चीज़ों को देखा और हमने इस भी चीज़ को समझा कि जब हम किसी देश के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें महिलाओं के क्या क्या अधिकार होते हैं, पुरुषों के क्या क्या अधिकार होते हैं, मजदूरों के क्या क्या अधिकार होते हैं, किसानों के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो पहली गलती तो ये, ठीक है। दूसरी गलती क्या थी उसकी? बैंकिंग सिस्टम। तो हमने समझा कि भाई साहब पैसावाद ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। इरिगेशन, ब्रिटिशर्स ने जो इरिगेशन की टेक्निक हमें बताई सिंचाई की, तो उसने इस फायदे के लिए बताई थी कि सिंचाई जितनी अधिक होगी हमें रॉ मटेरियल उतना ही अधिक प्राप्त होगा, और उतने रॉ मटेरियल को हम यूरोप में बेचेंगे और यूरोप से फाइनल गुड्स तैयार करके यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ पे लाने के बाद हम यहाँ पे बेचेंगे और इसी पैसा को फिर हम वापस यूरोप लेके चले जाएंगे। याद करिए दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, ठीक है। विद द ओपनिंग अप ऑफ द कंट्री, प्राइवेट कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश केम टू इंडिया, but unfortunately such British investment not meant for India's industrial development. The basic motive behind such investment was commercial penetration in India, its exploitation as the source of raw material and the markets for British manufacturers, ठीक है।
पहले तक तो ये लोग खुद से काम करता था यहाँ पे, अब धीरे से कहा कि भाई साहब जो ब्रिटिश के जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे। इसका ये मतलब नहीं था कि बिजनेस इंडिया के ग्रोथ के लिए बनाया जाना था। इसके पीछे मोटिव ये था कि भारत का जो है वो कॉमर्शियल पेनिट्रेशन हो सके, पहली बात कि भारत में जो है व्यापार वो खड़ा हो सके अच्छे ढंग से, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, और तीसरा मार्केट देना एक फॉर द ब्रिटिश, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स। याद रखिएगा, शब्दों पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि लिखता है कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसी को रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। सर्विस सेक्टर में रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है। दिस वाज इन फैक्ट वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन ऑफ इंपेरियलिज्म कोलोनलिज्म इन इंडिया। ब्रिटेन सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड इकोनॉमी is nearly 200 years lay in the utter neglect and plunder of her most important colonies in India. India's economic life was redirected towards servicing the interest of British imperial power, and internal needs of the country were no concern to the lone colonizer of the world. ठीक, ठीक है। तो इसका भारत के साथ कोई लेना देना नहीं था। इसका पूर्ण रूप से लेना देना था कि ब्रिटेन को मजबूत करना, इंग्लैंड के मैन्युफैक्चरर से मोर एंड मोर पैसा कमाना, इंग्लैंड के मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करना, इंग्लैंड के मैन्युफैक्चरर को इस्टेब्लिश करना, इंडिया को कॉलोनी से इंपीरियलिज्म से कॉलोनलिज्म बनाना, इंडिया से रॉ मटेरियल उठाना। कुल मिला के हमने बहुत लंबे समय तक शोषण को झेला है। हो सकता है कि मुस्लिम एरा में या राजपूत एरा में या जो भी आप हिंदू मुस्लिम एरा करते हो उसमें हम बेसिकली कास्ट आधारित प्रॉब्लम से जूझते होंगे, लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम से हम शायद नहीं जूझते होंगे जिस टाइप का प्रॉब्लम हमने ब्रिटिशर्स के समय जूझा है। हमने उससे लड़ा है, ठीक है। और इन सब चीज़ों की एक लंबी कड़ी चली है, और 1-2 साल की कड़ी नहीं, इस चीज़ों की कड़ी लंबी लगभग 200-250-300 साल की कड़ी चली है। तो ऐसी कड़ी से रुकने के लिए बहुत ही जरूरी था कि हम किस तरीके से इस पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग अब जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पॉलिसीज और उनका इम्पैक्ट, ठीक है। पॉलिसीज और इम्पैक्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी एग्रीकल्चरल पॉलिसी, फेमाइन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज है। चार्टर एक्ट 1813, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिज्म कंट्रोवर्सी, वुड्स डिस्पैच, हंटर एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913, साडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-1919, हार्टाउ कमिटी, वार्धा कमिटी, सार्जेंट प्लान, कोठारी कमीशन, development of vernacular education and development of technical and religious policies also, ठीक। and all the policies are most important for your UPSC examinations। बोलिए। You have to keep your spectrum beside your sitting table ड्यूरिंग द क्लास, तो आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है।